सुप्रभात बच्चों। मैं थेगुदास टीजीटी टीचर मध्य विद्यालय चास नाला प्रखंड झरिया जिला धनबाद। मैं अभी आप लोगों के बीच हिंदी विषय में व्याकरण का पहला भाग वर्ण व्यवस्था लेके आया हूँ। आज हम आप लोगों से चर्चा करेंगे कि हिंदी में वर्ण व्यवस्था या जो वर्णमाला है उसको हम कैसे भिन्न भिन्न भाग में जानते हैं और इससे कैसे उच्चारण होता है, कौन वर्ण कैसा है, इसी के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। चलिए तो देखें वर्ण विचार या व्यवस्था। वर्ण किसे कहते हैं हम लोगों को ये पहले जानना पड़ेगा। वर्ण क्या है? तो वर्ण वह ध्वनि है जिसको खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, जैसे अ, क, च, प इत्यादि। वर्ण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। वर्ण के प्रकार में हम देखेंगे तो वर्ण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण किसे कहते हैं इसको भी हम लोग जानें कि स्वर वर्ण है क्या। तो स्वर वर्ण की परिभाषा यही है कि स्वर वर्ण वह वर्ण है जो बिना किसी सहायता के उच्चारण हो जाता है, यानी उसको किसी से भी सहायता नहीं लेना पड़ता है और अपने आप वो उच्चारण होता है, वह स्वर वर्ण कहलाता है। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। ये टोटल 11 वर्ण हैं जो स्वर वर्ण में आते हैं। उसके बाद हम लोग ये जानें कि स्वर वर्ण भी कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक हर्ष स्वर होते हैं और दूसरा दीर्घ स्वर होते हैं। उसी प्रकार अब हम कुछ और जानें कि हर्ष स्वर में कौन कौन आते हैं। टोटल तो 11 स्वर होते हैं, हम लोग जानते हैं हिंदी में। तो इसको हम लोग जानें अ, ई, उ, री, ये 4 जो है ये हर्ष स्वर है। उसके बाद ई यानी दीर्घिकारांत, उ, ए, ओ ये दीर्घ स्वर में आते हैं, यानी 4 और यहाँ पर 7, 4 और 7 दोनों मिला के 11 स्वर होते हैं। तो ई, उ, ए, ओ यही 11 होते हैं। 4 इधर बता दिए, अ, ई, उ, री। तो ये दोनों मिलके 11 स्वर हो गए। अब है कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। व्यंजन वर्ण का भी परिभाषा जाने। तो व्यंजन वर्ण वह वर्ण है जो स्वर के साथ उच्चारण होता है, बिना स्वर के साथ उच्चारण संभव नहीं है। यानी स्वर व्यंजन वर्ण को हम जब भी उच्चारण करेंगे तो स्वर का साथ हमको लेना पड़ेगा। बिना स्वर के साथ लिए बिना, मतलब जब तक हम स्वर का साथ नहीं लेंगे तब तक व्यंजन का उच्चारण होगा ही नहीं। ये व्यवस्था है। जैसे एक दो उदाहरण हम आप लोगों को बताते हैं। जैसे आप क का उच्चारण करेंगे तो क में अ मिला हुआ है, तब होता है क का उच्चारण कीजिए। जैसे क में देखिए अ आ रहा है, यानी क जो है आधा है, हलंत है इसमें, और अ मिला हुआ है, दोनों मिलके हुआ क। उसी तरह प का उच्चारण करें तो प में भी अ जो है सो मिला हुआ है, प में हलंत लगता है, जोड़ अ बराबर प। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यंजन वर्ण वह वर्ण है जिसमें कि स्वर का साथ लेना ही पड़ता है। स्वर को हम मिलाते हैं तब जो है सो वह उच्चारण होता है। जैसे क हुआ व्यंजन तो इसमें अ हुआ स्वर, प हुआ व्यंजन तो इसमें अ हुआ स्वर। देखिए दोनों में मिला हुआ है स्वर, तब जो है सो
व्यंजन का उच्चारण होता है। अब हमको ये जानना पड़ेगा कि हिंदी में कितने व्यंजन हैं। तो हिंदी में कुल 41 41 जो है सो व्यंजन है। इसको जानना पड़ेगा। बहुत बच्चे इसमें नहीं बता पाते हैं। हम देखे हैं जब ये ज्ञान सेतु का मास्टर फैसिलिटेटर के रूप में हम प्रशिक्षण देने के लिए गए थे एक जगह, तो वहाँ पर कुछ शिक्षक से भी चर्चा किए तो वो भी वर्ण व्यवस्था के बारे में नहीं बता पाए। जबकि अंग्रेजी में बता देते हैं कि अल्फ़ाबेट कितने हैं बच्चों, तो 26। ये बच्चे लोग बता रहे हैं अंग्रेजी में, और हिंदी हमारा देश का मुख्य भाषा है कहिए, तो वो नहीं जानते हैं कि हिंदी में कितने वर्ण होते हैं। तो हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं बच्चों, इसको जानें, जिसमें से 11 स्वर वर्ण और 41 व्यंजन वर्ण, दोनों मिला के 52 वर्ण हैं। और यही वर्ण को मिला के सब वर्णमाला बने हैं। वर्णमाला भी आता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग जान गए। अब हम ये भी जानें कि व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन वर्ण मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के, इसको जानें। पहला स्पष्ट व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन, चौथा आगत व्यंजन और पांचवा संयुक्त व्यंजन। ये हो गया व्यंजन के प्रकार। अब है कि ये कुछ और तरीके से हम बता रहे हैं कि स्वतंत्री के कंपन के आधार पर व्यंजन जो है 2 प्रकार के होते हैं। स्वतंत्री कंपन के आधार पर व्यंजन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक अघोष और दूसरा सघोष। तो हमें जाने कि अघोष व्यंजन क्या है। तो अघोष व्यंजन वह व्यंजन है जो कि किसी भी वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण होते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कवर्ग, कवर्ग में 5 वर्ण हैं, क ख ग घ ङ। चवर्ग च छ ज झ ञ। टवर्ग ट ठ ड ढ मूर्धन्य। तवर्ग त थ द ध दंत न। पवर्ग प फ ब भ म। तो इसमें जैसे हम बोले कवर्ग, कवर्ग में पहला और दूसरा वर्ण जो है वो अघोष है। चवर्ग में भी उसी तरह, यानी सभी वर्ग में पहला और दूसरा वर्ण जो है वो अघोष वर्ण कहलाता है, और तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है वो सघोष वर्ण कहलाता है। तो हम पहले ही बता दिए इसमें कि कवर्ग, कवर्ग के बारे में जाने। क वर्ग में आने वाले क ख ग घ ङ। तो इसमें 5 वर्ण है। 5 वर्ण में 2 वर्ण पहला और दूसरा अघोष हो जाता है, और तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष हो जाता है। उसी प्रकार या श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के प्रकार, श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। इसको भी हम लोग जानें कि जो श्वास लेते हैं उसके आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो है आपका अल्प प्राण। तो अल्प प्राण में क्या होता है कि इसके उच्चारण में फेफड़े से बाहर निकलने वाले वायु, हवा की मात्रा कम होती है। जो अल्प प्राण है उसमें फेफड़ा से जो आवाज़ मतलब हवा निकलता है वो हवा मतलब कम निकलता है, और इसका उच्चारण हो जाता है जैसे क ग ङ। यानी पहला छोड़ के पहला लीजिए, दूसरा छोड़िए, तीसरा लीजिए, मतलब पहला, तीसरा, पांचवा, मतलब एक छोड़ के एक, 5 होते हैं। तो क ख नहीं, फिर ग घ नहीं, फिर ङ, मतलब एक छोड़ के जो है सो दूसरा लेना पड़ता है। तो ये सब जो है ये क्या है, अल्प प्राण में आता है। अल्प प्राण में क्या आया, क ग ङ। च में भी लीजिए, च ज ञ। ट में लीजिए, ट ड मूर्धन्य। त में लीजिए, त द दंत न। प में लीजिए, प
ब, म। इसी प्रकार जितने ये हम देख रहे हैं ये सब जो है सो मतलब आता है अल्प प्राण में। आप अंत्यस्थ कर लीजिए, इसमें जो है अंत्यस्थ, इसमें तो चारे होता है, अंत्यस्थ र ल व, ये भी आता है इसी में। उसके बाद महाप्राण आइए। महाप्राण में क्या होता है, ये महाप्राण, इसमें आपको फेफड़ों से निकलने वाली वायु जो है, जब हम उच्चारण करते हैं तो फेफड़ा से जो वायु निकलता है वो अधिक निकलता है, ज़्यादा निकलता है फेफड़ा से आवाज़। इसमें क्या है, ख, घ, जो अभी हम बोले इसमें दो छूटता है, अल्प प्राण में जो छूटता है वो इसमें आ जाता है, ख, घ। च में फिर हो गया जैसे कि चवर्ग में छ, झ, टवर्ग में ठ, ढ, तवर्ग में थ, ध, पवर्ग में फ, भ। ये इस तरह जो होता है ये चीज़ है आपको, मतलब अल्प प्राण और महाप्राण, मतलब फेफड़ा से कम हवा निकलने वाला अल्प प्राण कहलाता है, और उच्चारण में फेफड़ा से ज़्यादा हवा निकलता है तो महाप्राण कहलाता है। हाँ, ये तो अघोष सघोष समझा दिए कि मतलब पहला दो और इसमें बाद में तीन, ये इसी तरह का है। अब कुछ और है जिसको हम नासिक व्यंजन कहते हैं। नासिक व्यंजन क्या है कि जैसे कि ङ, क ख ग घ ङ में ङ, ञ, मूर्धन्य न, म, ये नासिक व्यंजन है। और इसका प्रयोग हिंदी में क्या होता है कि अपने ही वर्ग के व्यंजन के पहले लगता है। जैसे गंगा, गंगा का जब हम उच्चारण करेंगे तो गंगा, गंगा में ये है शुद्ध, हाँ गंगा, इस गौ में अनुष्का, कोई ऐसे भी लिखते हैं ऐसे, तो ये जो है गंगा में गौ में अनुष्का जो है वो ङ आधा है, क्योंकि ये पंचम अक्षर का देखिए गौ का इसमें आगे है, जो अक्षर आगे रहता है उसी के उसका पंचमा अक्षर बीच में आके आधा न बनता है। तो इसमें जैसे कि गंगा, चंचल, चंचल लिखेंगे तो ऐसे ही लिखाता है चंचल, चंचल। इसमें जो है च, च जोड़, यहाँ पर ये य आधा है, य, फिर च, ल, बराबर चंचल, मतलब च में य है क्योंकि आधे, फिर च आगे है, ये आगे च के चलते ये य का प्रयोग होता है पंचम अक्षर का, तो चंचल इसी तरह लिखा जाता है। ये नासिक व्यंजन। उसी तरह कुछ व्यंजन गुच्छ व्यंजन भी होते हैं, तो इसको भी हम समझाएंगे, इसमें समय ज़्यादा लगेगा कि गुच्छ व्यंजन किसे कहते हैं। इसमें जो है सो आगे हम लोग पढ़ेंगे। गुच्छ व्यंजन में ही है कि है छ, त्र, ज्ञ, स्र, यानी संयुक्त जो वर्ण है उसको इसमें रखा गया है। तो ये अभी हम आपको दिखाएंगे वर्ग तालिका के आधार पर। जैसे है छ का उच्चारण आधा क और मूर्धन्य सब बराबर है छ होता है, तो आधा र बराबर आधा त और र बराबर त्र होता है, जो आधा न्य बराबर ज्ञ होता है, तालिबस आधा और र बराबर स्र होता है। यानी ये सब का उच्चारण अपने से नहीं होता है, इसमें दो दो वर्ण मिला हुआ है छ, त्र, ज्ञ, स्र। और अभी नया किताब में एक ठो आया है द्य, द और अंत्यस्थ द्य का उच्चारण भी इसी तरह होता है। तो अब हम विस्तार से जानेंगे ये वर्ग तालिका में। देखिए वर्ग तालिका का दो भाग, दो पार्ट जो है या दो भेद कहिए, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण में हर्ष और दीर्घ आता है, दो स्वर का दो भाग है अभी जो बताया इसके पहले, हर्ष और दीर्घ। हर्ष में अ, ई, उ, री, ये चार हर्ष स्वर में आता है। दीर्घ स्वर में जो है आ, ई, उ, ए, ओ। तो हो गया आपका सात, इसमें 7 और 4 11। तो ये जो है दीर्घ में आता है आ, ई, उ, ए, ओ, ये जो है दीर्घ में आता है। यानी हर्ष स्वर में 4, दीर्घ स्वर में 7, दोनों मिला के 11। स्वर कितने हैं? 11, इसको याद रखना है बच्चों। उसके बाद व्यंजन में आइए। व्यंजन वर्ण में क्या है
कि इसका भी है 5 भाग या 5 भेद: स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अब एक एक करके जाने। स्पर्श व्यंजन में क वर्ग से प वर्ग तक, अभी हम इसके पहले चर्चा किए कि क ख ग घ ङ क वर्ग में आता है, इसी तरह च छ ज झ ञ च वर्ग में आता है। तो क वर्ग से प वर्ग तक जो है 5-5 अक्षर 25 हुआ, और र और ह, मतलब ड़ और ढ़ दो इसमें जोड़ दिए तो 27 हो गया स्पर्श व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन में आता है अंत्यस्थ र ल व, ये 4 अंत्यस्थ व्यंजन में आता है। ऊष्म व्यंजन में होता है तालिब स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये 4। आगत व्यंजन में ज, फ, ये 2 आता है, जिसमें नीचे बिंदु दिया जाता है। देखिए ये फ अलग है और ये प फ वाला अलग है, इसमें नीचे बिंदु दिया जाता है। ये अरबी भाषा से आया है। इसमें देखिए ये पहले बहुत कम उच्चारण होता था, ज फ, अभी देखते हैं ये सबका शब्द ज़्यादा आ रहा है। ज में नीचे बिंदु दिया, ज फ, हैं, तो इसको भी हम लोग जाने, 2 ही है। और संयुक्त वर्ण वह वर्ण है जो मतलब 2 वर्ण मिलके बनता है, याद ही। तो जैसे है छ, त्र, ज्ञ, स्र, 4 ही है, लेकिन नया पुस्तक अभी जो ज्ञान सेतु का चला है उसमें इसको भी जोड़ दिया है। द्य जो विद्यालय में आता है, विद्यार्थी में आता है, उसको द और अंतस्त्य दोनों मिला के है द्य, उसको भी दिखाया है। तो यदि हम इसको जोड़ देते हैं तो वर्णमाला में 53 वर्ण हो जाता है बच्चों। नया किताब में यही आ रहा है, तो इसको अभी हमको 53 मानना पड़ेगा, क्योंकि 11 स्वर होते हैं। और आपका ये जो है व्यंजन जो है वो आपका होता है 41, 41, यहाँ हम पहले दिखाए हैं। तो 41 और 11 दोनों हो जाता था 52, 52। तो अभी यदि हम द्य को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 53, और द्य को शामिल किया है ज्ञान सेतु का किताब में, देखिएगा आप लोग। तो ये क और मूर्धन्य स बराबर है छ होता है, तो आधा त और र बराबर त्र होता है, आधा ज और ञ बराबर ज्ञ होता है, आधा तालिब स और र बराबर स्र होता है। उसी प्रकार आधा द और अंत्यस्थ बराबर द्य होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं संयुक्त वर्ण, ये ऐसे टाइप नहीं होता है, ऐसे लिखाता भी नहीं है। आप लोगों को यदि विश्वास नहीं होगा तो सबके पास मोबाइल है, मोबाइल से आप लोग जब टाइप करते हैं तो आप लोग हैक्ष लिखिएगा तो नहीं वो उसका कहीं वर्ण मिलेगा, और फिर क लिख लीजिए और हलंत लगाइए, उसमें जोड़ मूर्धन्य स दीजिए तो हैक्ष आ जाएगा, देखिएगा। तो वहीं से आप जान पाइएगा कि हैक्ष जो है क आधा है और मूर्धन्य स मिला हुआ है, बराबर हैक्ष हुआ। उसी प्रकार तो लिख के उसमें हलंत दीजिए मोबाइल में जब टाइप कीजिएगा, और जोड़ र दीजिए तो हो जाएगा त्र। उसी प्रकार ज आधा लिखिए, ज लिख के हलंत दीजिए और य दीजिए तो हो जाएगा ज्ञ। स्व तालिब स लिखिए और जोड़ र लिखिए, बराबर हो जाएगा स्र। सब में हलंत दे के लिखिएगा तो आ जाएगा द आधा और अंत्यस्थ बराबर द्य। ये बच्चे लोग नहीं जानते, बच्चे क्या मतलब, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसको वर्ण में ही समझते हैं, लेकिन ये वर्ण अकेला नहीं है, ये संयुक्त वर्ण है, ये मिला हुआ वर्ण है, और इससे बहुत शब्द आपको मिलेगा। आप 3 से ही इसको लीजिए, 3 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए ये बहुत उपयोगी है वर्णमाला, और इसका ज्ञान रखना। ये नहीं रखने के कारण बच्चे पढ़ने में झिझकते हैं, लिखने में गलती करते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि वर्णमाला का जो है सो ज्ञान अच्छी तरह से हो, और सभी बच्चे ध्यान से इसको देखें और समझें। ये बहुत उपयोगी है और ये आजीवन चलते रहेगा। व्याकरण ऐसा विषय का एक भाग है हिंदी का, जो कि नहीं जानने पर आप आजीवन गलती करते रहिएगा। इसलिए इसका जानकारी ज़रूर रखें और व्याकरण में देखें। यहीं से शुरू होता है, व्याकरण का पहला भाग है। और हम ऑनलाइन क्लास में जो शुरू कर रहे थे, तो इसमें पहले हम सोचे यहाँ तक कि इसको आप लोगों को ले आवें, कि दिखावें कि पहले पढ़ने और लिखने के लिए वर्णमाला ज़रूरी है, और इसको जानकारी रखने के लिए। तो ये सभी क्लास के लिए उपयोगी है बच्चों। फिर मिलेंगे अगला क्लास में। क्लास हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।